अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हुमारिया जदून। हमारे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब और आज के इस प्रोग्राम में हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे MPA पंजाब असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल खान साहब भी। नाज़रीन, आज जो है वो बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया, बहुत ही बातें उन्होंने डिस्क्लोज की हैं उस पर भी वन बाय वन एहतशाम साहब तो तज्जिया भी लेंगे। और उसके साथ साथ आज की जो एक और अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि कौमी असम्बली में अली जैदी के बयान पर हंगामा आराई हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब ने बहुत जारहाना अंदाज में सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट भी उतारा और कहा कि अगर लड़ना है, लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। इस सब पर भी बात करेंगे। मजीद क्या इल्जामात लगाए हैं अली जैदी साहब ने और क्यों इतना गुस्सा हुए नवीद कमर साहब, उस पर भी बात करेंगे। और अगर प्रोग्राम में वक्त मिला तो हम आज जो तोशा खान रेफरेंस है जिसमें आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उस केस पर भी बात करेंगे। एहतशाम साहब, बगैर वक्त जाए किए सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप बताइएगा, आज़म ने आज ये क्लियर कर दिया है। आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में -1 की बहुत ज्यादा गूंज थी, लेकिन वजीर आजम ने आज एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि कोई -1 नहीं होने वाला और अगर -1 हुआ भी तो उसके बाद भी पार्टी में से जो भी बंदा इलेक्ट होगा वो NRO नहीं देगा। क्या जरूरत थी इमरान खान साहब को इतनी क्लैरिफिकेशन देने की और इस तरह से ऑपोजिशन को रिस्पॉन्ड करने की? वन लाइनर तो मारिया इसका ये बनता है कि मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हद तक जाके ये कहना चाहिए था कि जी -1 की कोशिश हो रही है और -1 हो भी जाता है तो फिर भी जो भी नया आएगा बंदा वो इनके खिलाफ ही जाएगा। तो मेरा ख्याल है सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि PTI में अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान साहब ही हैं। वोट बैंक उनका है, फॉलोइंग उनकी है, लोग उनकी तरफ देखते हैं। लिहाजा जो भी ये कहता है कि जी 3 लोग शेरवानियाँ सिला के बैठे हैं, शामुत कुरैशी का नाम आता है, कभी असद उमर का, जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आता रहा बीच में, तो इसमें दयानतदारी की बात यह है। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करते हैं जो वर्स्ट क्रिटिक भी हैं इमरान खान साहब के, वो भी ये बात कहते हैं कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जवाब ही नहीं। अगर लीडर है तो इमरान खान साहब ये डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो अलहदा से बहस है। वो किस हद तक मौसर तरीके से तर्ज हुक्मरानी चला रहे हैं, गवर्नेंस दे रहे हैं, वो अलहदा से बात है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन इस पर दो राय नहीं थी ना है कि जी कोई दूसरा आदमी PTI की क़यादत में से आके प्राइम मिनिस्टर साहब को अलहदा कर सकता है और वो -1 हो सकते हैं। और फिर उनका ये कहना, ये भी आज की पहली दफ़ा -1 की बात उनके मुंह से निकली। मुझे नहीं याद मारिया कि इससे पहले उन्होंने अपने मुंह से कभी कहा हो। हाँ, ये एक बात तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहले भी उन्होंने बात की थी। वो ये हमेशा ये बात करते रहे हैं कि जी 5-6 लोग उनको मगर NRO में दे दूं तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ये भी देखें काउंटर प्रोडक्टिव है। ये भी उनको मेरे नहीं ख्याल के कहने की जरूरत है। और फिर पार्लियामेंट में आके एक तो आज देखें कि पहली मरतबा मेरा ख्याल है अपोजिशन ने तंग आके हमेशा वो आते तकरीर करके चले जाते हैं। उसके बाद हमने देखा शहबाज साहब ने बात करनी हो, बिलावल भुट्टो ने करनी हो या या तो यो इमरान खान साहब जो है ना वो हाउस से चले जाते हैं। तो आज उन्होंने प्रीएम्प्ट किया कि उन्होंने कहा ठीक है प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये बात करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने वॉकआउट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आराम से अपनी बात कर ली। देखें, वॉकआउट करना तो कोई ऐसी बात नहीं, ये आपकी जमहूरियत का और पार्लिमानी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। वॉकआउट होते भी रहते हैं, लेकिन इस तरह से प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से वॉकआउट होना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी अलामत है। और ख़ास तौर पे जब वो आकर उन्होंने ठीक है, उसके बाद ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद जब जवाब आता है अपोजिशन की तरफ से, फिर हमने देखा मुराद सईद साहब आते हैं तो फिर हालात किसी और तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज आके उनका ये कहना पर्पसली, ये कहना कि जी -1 की बात हो रही है और उसके बाद ये कि जी मैं NRO अगर दे दूं तो देखें ना, फिर यही बात लोग बात कर रहे हैं ना कि जब आप NRO की देने की बात करते हैं, एक तरफ लोग कहते हैं कि जी नैब बिल्कुल आज़ाद है और हमारा कोई से ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर जब आप ये बात कहते हैं तो लोग फिर नैब न्याजी गठजोड़ की बात सामने लेके आते हैं। तो मेरा ख्याल है टोटली अनकॉल्ड फॉर था आज उनका ये कहना। हाँ, देखें बजट पास हो गया, बड़ी क्लैरिटी के साथ पास हो गया। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने फाइनेंस बिल पे भी साइन कर दिए हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ये एक मरहला जो बहुत बड़ी हर्डल हुआ करती है, कहा जाता है 2 साल के बजट पेश होने के बाद ओपोजिशन धड़ल्ले से सामने आती है। आज भी आपने देखा कि ओपोजिशन के लोग बाहर आकर उन्होंने सख्त तकारीर की हैं, फिर मुताबिक है कि इमरान खान साहब को इस्तीफा करना चाहिए, देना चाहिए। इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि पैनिक लग रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमती कॉरिडोर में सफ़ों में पैनिक लग रहा है। क्या
और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, दूसरा आज देखें कल जिस तरीके से परसों जिस तरह डिनर प्राइम मिनिस्टर ने दिया था उसमें हमने देखा कि पीएमएल की क़यादत नहीं गई थी उसमें, और बशीर भी चीमा साहब जो एमएनए हैं उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम उनका साथ दे रहे हैं लेकिन ज़रूर नहीं, हमारे मुतालबात हैं, नाराज़गी है। आज जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और बड़े धड़ल्ले के आदमी है PMLQ के परवेज़ लाई साहब, उन्होंने आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान दिया है कि जी हर सूरत में हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे, हटाने की बात ही कोई नहीं, इत्तेहादी आखिरी वक्त तक उनका साथ दें। तो ये लगता है कि शायद गिव एंड टेक हो रहा है, को उनको सुलह करने के लिए उनको सुलह राजी सफाई कर कहीं ना कहीं हो रही है। एहतशाम साहब अभी हमें ज्वाइन कर लिए राना एहसान साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। राना साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से ऑपोजिशन बार बार ये कहती आई है कि हम हर आईनी तरीकाकार को इस्तेमाल करेंगे इस हुकूमत को या वजीर आजम को हटाने के लिए, तो आप बताएं, आज वजीर आजम इमरान खान ने बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि वो यहीं पर हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर लिया कि इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ हैं। अब क्या लाया अमल होगा ऑपोजिशन का? देखिए, हमारा लाए अमल तो यही है कि जो भी हमारे जमहूरी तरीका हो सका वो हम अपनाएंगे। हम अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे। APC के लिए भी जो है वो हमारी लीडरशिप ने और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बाकी जो पार्टीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान उनसे रब्ता किया है, और एक आप देखेंगे कि एक यूनाइटेड अपोजिशन आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों में नज़र आएगी, और उसका मकसद यही होगा कि इनकी नाअहलियों को एक बेहतर तरीके से और पुरजोर तरीके से एक्सपोज किया जाए। जहाँ तक नंबर्स की बात आ गई, मैं समझता हूँ कि 172 की जो है वो सिंपल मेजॉरिटी होती है, और ये बड़ा इसको जो है उछाल रहे हैं और इस पे खुशी मना रहे हैं कि बजट पिछले साल की ज़्यादा नंबर से जो है वो डिफरेंस है, अपोजिशन और गवर्नमेंट के डिफरेंस से वो क्लियर हुआ। लेकिन ये एक बड़ा अलमिया है PTI के लिए भी कि सिर्फ 160 अरकान ने जो है वो बजट की हिमायत में वोट डाला, और ये जो सारा शोर मचा हुआ है ये सिर्फ तभी मचता है जब परफॉर्मेंस जो है वो मनफी हो, ख़राब हो और अच्छी ना हो रही हो। और आपने देखा कि ये असेंबली में जितने भी लोग बैठते हैं ये वोट लेके आते हैं, इन्होंने अवाम को जवाब देना होता है। आज ये एक हकायक है कि PTI के MNAs और MPAs जो हैं अवाम के साथ इतना मिलजुल नहीं रहे। एक तो कोरोना भी है, दूसरा ये कि उनको वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में पिछले 2 सालों में सिर्फ मुसीबतों में इजाफा ही हुआ है। आप जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी कीमतों की बात कर लें, बिजली गैस की कीमतों की बात कर लें, जॉब्स जो हैं वो कोई 1 करोड़ के लगभग जो है वो कम हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह पॉवर्टी लाइन के अंदर 50% पाकिस्तान जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया, जो कि 28% था जब हम छोड़ के गए। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये एक जी एहसान साहब, पहली तो बात है कि आपको वेलकम करते हैं। आपके वालिद साहब राना अफजल साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक था और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लीडर थे, बड़े ख़ास तौर पे इकोनॉमी पे बड़ा उनका अबूर हासिल था उनको, तो वेलकम करते हैं अपने शो में। देखिए, इस वक्त जो एहसान साहब बात हो रही है वो ये है कि नंबर्स गेम को छोड़ देते हैं। इस वक्त जो इल्ज़ाम लग रहा है ना गवर्नमेंट के लेवल पे, तो हम देख रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी तर्ज हुक्मरानी ठीक नहीं है, गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकी, वादे पूरे नहीं किए गए, एक के बाद दूसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद कोई जॉइंट ओपोजिशन नहीं बन पा सकी, पीपल्स पार्टी PMLN इकट्ठे नहीं हो सके। फिर मौलाना फजल रहमान साहब आज भी गिला करते हैं मुझे धोखा दिया गया, फिर इकट्ठे होने की बात हो रही। सवाल ये कि क्या वजह है, क्या चीज़ ऐसी माने हैं कि सड़कों पे आप नहीं आ सकते। अब कहा जा रहा है कि सड़कों पे आएंगे, तो हुकूमत, तो वो लोग कहते हैं कि चाहे जितनी भी नाअहली का सबूत दे, हुकूमत के लिए ओपोजिशन, आज की ओपोजिशन जो है ना वो कोई खतरा नहीं है। जी एहसान, क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब जो है मौलाना फजल रहमान ने धरना किया तो सारी पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। असल इशू क्या है, ये बैसाखियों पे हुकूमत आई है, इसको बैसाखियाँ किसी और ने दी हुई हैं। सब जानते हैं कि किस तरीके से ये सिलेक्टेड हुकूमत है, उसी सपोर्ट के पीछे ये खड़े हैं। बाकी जो नंबर गेम है वो जब टाइम आएगा तो ऐसे कोलैप्स करेगी कि इनको समझ भी नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि यहाँ कुछ अदारे समझ जाएं कि ये हुकूमत परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। जहाँ तक ऑपोजिशन का जो है वो इकट्ठे होने की बात है, ऑपोजिशन ज़रूर इकट्ठी होगी। APC के बाद मैं समझता हूँ ज़रा हरकत तेज़ हो जाएगी। अभी सड़कों पे आने की जो मसला है वो कोरोना की ही वजह है, और मैं समझता हूँ कि जो आगे का लाए अमल है वो हमारे लिए तो बड़ा क्लियर है। हम समझते हैं कि कोई भी निज़ाम जो है अगर चेंज होना है तो उससे पहले
जो है एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिन्यू करने की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बैठने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं तय करेंगे कि ये सिस्टम कैसे चलना है, तब तक जो है मैं समझता हूँ मुल्क की तरक्की में लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त मुतहरिक है, जिस तरह से आपने बात की है कि एपीसी भी हम बुलवाने लगे हैं और बहुत मुतहरिक नजर आएगी ऑपोजिशन। एहतशाम साहब, इसी पर मैं आपसे टेक लूंगी, जिस तरह से भी एहसान साहब ने बात की है कि ऑपोजिशन अभी आपको एक पेज पर नजर आएगी, आपको क्या लग रहा है? जैसे भी आपने बात की है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इनसे नाराज हैं, प्रॉपर तरीके से एक पेज पर बुलाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वो आ नहीं सके हैं, तो क्या अब इस बार ये मुमकिन हो सकेगा तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो एक पेज पर आए और एपीसी बुलवाएं और तमाम जो भी डिस्कशन होती है उस पर एक ही पेज पर आ जाएं और कोई खिलाफात ना हो? देखिए मारिया, आज जिस तरीके से ओपोजिशन के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने देखा पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब थे, उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, फिर शाहिद खान अब्बासी भी थे, फिर शाहिद खान अब्बासी भी थे, फिर ख्वाजा आसिफ भी थे। बड़ी सख्त तकरीरें की हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ख़ास तौर पे कहा है कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है, ये उन्होंने दावा किया है। चलें ठीक है, ओपोजिशन के लोगों का काम होता है दावा भी करें, टफ टाइम भी दें, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर भी, और उनको पूरा पूरा हक है कि जब नंबर गेम बन जाए तो हुकूमत को गिराने की पोजीशन में हो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस भी वो ला सकते हैं। लेकिन अहम सवाल 2-3 सवाल हैं जो मैं बात करूंगा, मैं चाहूँगा एहसान भी उस पर भी रिस्पॉन्ड करें। देखें, सवाल इस वक्त जो लोग पूछा जा रहा है ना, सब क्वार्टर में सवाल पूछा जा रहा है, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में पूछा जा रहा है, या जो वाइब्स हमें नज़र आ रही है कि भाई बावजूद इस बात के कि हुकूमत 2 सालों में परफॉर्म नहीं कर पाई, अब मुश्किलात थी, मुश्किलात हैं, माजी का बैगेज बड़ा लंबा था, मान लिया कि जो छोड़ के गए हैं 6,000 का कर्जा 30,000 का कर्जा हो गया। चलें, सवाल यह कि कहीं तो आपको नई बिगिनिंग करनी चाहिए ना पीटीआई को। अब क्या 5 साल गुजरने के बाद भी अगर वो तो वो उस तरफ नहीं गए। अब सवाल यह कि क्या मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है? तो अपेरेंटली लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसकी मारिया 2 वजूहात हैं। देखिए, हमारे मुल्क में सबको पता है, एहसान भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो अदारे हैं जो लेके आते हैं या जो इनकी आशीर्वाद से लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें भी पता होता है कि जी अब क्या मरला है, क्या करना है क्या नहीं। 2 साल हुए हैं, बजट पेश दूसरा पास हो गया है, अब क्या ऑप्शंस क्या हैं? लिमिटेड ऑप्शन हैं मौजूदा हालात में। इलेक्शन नहीं हो सकते, कोरोना का सिलसिला चल रहा है, 250 करोड़ रुपया लगता है इलेक्शन करवाने के लिए। फिर ये है कि क्या गारंटी है कि जी क्या कुछ दोबारा से इलेक्शन होने के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, या इवन जॉइंट अपोजिशन आती है, कोई 2/3 मिल जाएगी? उनको नहीं लगता। कहने वाले तो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत ने एक मरतबा 2/3 मेजॉरिटी दी गई है, दिलवाई गई नवाज शरीफ साहब को, उसी के बोझ के नीचे दब के चले गए। ठीक है ना? लिहाजा तो वो तो उसको रूल आउट कर रहे हैं कि फौरी तौर पर अदारे भी साथ नहीं हैं, फौरी तौर पर हालात भी ऐसे नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल हालात नहीं है कि हुकूमत जो है ना वो जाए। हाँ, ये जरूर मैं ऑप्शन वाली बात है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है, एहसान भी इस पे बात करें कि पीपल्स पार्टी, पीएमएल और बाकी पार्टियां मिलकर बड़ा शदीद दबाव डाल सकती हैं। अब देखें, जब डिलीवरी नहीं होगी, जब आप कारकर्दगी नहीं दे पाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि खाली तकरीरों से बात नहीं बनेगी। अब पूरी तैयारी करके आना चाहिए। माजरत के साथ जिस तरीके से हमने देखा अपोजिशन टफ टाइम दे दिए बजट के मौके पे, इस दफा मैं देख रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। Exactly, सर, कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा हमने देखा खामोशी है, खासकर नून लीग की जानिब से, जो इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। एहसान साहब, देखे तकरीरें की गई, लेकिन आपने देखा कि हमेशा अमेंडमेंट्स आती हैं अपोजिशन की तरफ से, कट मोशन आती हैं, वो बिल्कुल नहीं आए कि जी फलां अदारे का बजट कम कर दें, ज़्यादा कर दें। कहने वाले लोग कहते हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कोई भी जमात हो, उनके एमएनएज एमपीएस का मकसद सिर्फ अपने डेवलपमेंट बजट लेना होता है। अपने इलाके में जो जिसको कहते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स अपनी मर्जी की एमएनए एमपीएस करवा रहे होते हैं, इससे ज़्यादा उनका वो रोल कोई नहीं होता, जो को बड़ा माजत खां मैं समझता हूँ ये रवैया है। होना चाहिए कि यहाँ के आके लेजिस्लेशन का काम करें, आके नए प्रपोजल लेके आए, वो नहीं हो रहा। चंद एक लोग बोलते हैं। और एक और मैं एस्टिमेट बता दूं एहसान साहब कि जब से ये असम्बली आई है, 150 से ज़्यादा लोग ऐसे असम्बली में बैठे हैं, गालिबन 340-45 के हाउस में, जिन्होंने आज तक कभी अपनी जुबान ही नहीं खोली, हाउस में कभी बोला ही नहीं है। या तो आते नहीं आते हो कि चुप करके बैठ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि कितनी दिलचस्पी है पार्लिमानी जमहूरियत में, पार्लियामेंट को चलाने के हवाले से, पार्लियामेंट हाउस को चलाने के हवाले से, वो लोग कहते हैं कोई दिलचस्पी नहीं है दोनों तरफ, चाहे पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन है। जी एहसान, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर 140 लोग वाकई हैं और उन्होंने जो है अगर नई तकरीर की तो ये बड़ी ज़्यादती है उस वोट के साथ जो उनको मिला और उनको ऐवान के अंदर लेके आया, क्योंकि उनका जो सबसे पहला जो अव्वलीन काम है वो लेजिस्लेशन है। और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे और वो किसी भी पार्टी से हैं तो पार्टीज़ को अपने अंदर देखना चाहिए है और टिकट्स उस तरह के लोगों को देनी चाहिए हैं जो बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें और टेक्निकली साउंड हो किसी हद तक। अगर ना भी टेक्निकली साउंड हो तो इतनी तो उनमें जो है वो फ़ुकत होनी चाहिए है कि वो अपनी आवाम की या अपने हल्के की आवाज़ असम्बलियों में बुलंद करें। तो मैं इस चीज़ से तो आपसे एग्री करता हूँ। बदकिस्मती से जो बजट पीटीआई दे रही है और पिछले साल भी दिया, उसके अंदर जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं उनमें इतना यानी कि वेरिएशन है, 20 से 30% की वेरिएशन है। चाहे आप बात कर लें एफबीआर टारगेट्स की, वो 20% 30% फेलियर वो कलेक्ट नहीं हुआ। पिछला साल 2019-20 भी कर लें तो ये भी जो बजट है इसके अंदर देखें, अगर ये 20-30% वेरिएशन के साथ आएगा, जो कि 2 साल की पीटीआई की हिस्ट्री अभी तक जो गुजरी है वो बता रही है, तो ये एक बता रहा है कि आगे भी जो है वो मिनी बजट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री बजट्स आएंगे, क्योंकि ये हकायक पे जो है वो हकायक के ऊपर बेस ही नहीं हुआ। ये जो बजट है, जिस तरह इन्होंने टैक्स कलेक्शन का टारगेट इस माहौल के अंदर रखा, तो एक तो ये इशू आ गया। दूसरा, 30 अमेंडमेंट्स आई, उसके अंदर ऑपोजिशन की तरफ से भी अमेंडमेंट्स थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी अमेंडमेंट्स थी। तो मैं समझता हूँ ऑपोजिशन किसी हद तक जो है वो पार्टिसिपेट, हमारी तो आप किसी भी लीडर की आप स्पीच निकाल के देख लें तो उसमें रिकमेंडेशंस भी थी, उसके अंदर हर किस्म की तजावीज़ भी थी, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, सोल्यूशंस भी बताई गई। तो मैं तो समझता हूँ हमारी लीडरशिप ने, पीएमएलएन ने एक अच्छा ऑपोजिशन का किरदार असेंबली में जो है वो किया। लेकिन मैं बताऊँ ये हाउस क्यों नहीं चल रहा, या इसके अंदर से लोगों को क्यों जो है वो नज़र आ रहा है कि बड़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी ये वजह है कि हाउस हमेशा हुकूमत चलाती है, हुकूमत के बेंचेस चलाते हैं। किस तरह वो चलाते हैं? वो बर्दाश्त के साथ चलाते हैं, पेशेंस के साथ चलाते हैं। हुकूमत बड़ी होती है और ऑपोजिशन का काम होता है एग्रेसिव हो। जब हम लोग एग्रेसिव होते हैं तो उसके बदले में बजाय कि वो पेशेंस का मुजाहरा करें और जवाब दें टेक्निकली तौर पे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो भी नेम कॉलिंग और गाली गलोच पे आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये माहौल एक वहीं रुक जाता है। हमने भी 5 साल ऑपोजिशन की 2013 से 18 के अंदर, लेकिन उसके अंदर हमने पेशेंस का मुजाहरा किया और एक आपने देखा कि हाउस चलता हुआ नजर आया। एक तो ये बात अभी भी बहुत ज्यादा पेशेंस शो कर रही है नून लीग, जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने बात की है कि थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, थोड़ी रुकावट बनना पड़ेगा। लेकिन एहतशाम साहब, मैं वापस उस टॉपिक पर आऊंगी -1 पर। वजीर आज़म इमरान खान ने ये भी बात की है कि अगर कोई और भी आ गया तो वो पार्टी का जो बंदा होगा वो एनआरओ फिर भी नहीं देगा। तो अगर लेट्स सपोज के -1 हो जाता है, इमरान खान निकल जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या मुत्तहिद रह पाएगी तहरीक इंसाफ? क्योंकि मेरे ख्याल से पार्टी आज जो भी स्टेबल है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। देखिए, मैं तो आज इसको इस तरह लूँगा एहसान, मैं तो इसको स्लिप ऑफ टंग के तौर पे देखना चाहूँगा। और जिस तरह 2 दिन पहले उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था, 1-2 मौक़ों पे भी इस तरह ही आपने देखा। और अगरचे फवाद चौधरी साहब ने कहा उसामा बिन लादेन के शहीद कहने पे कि जी स्लिप ऑफ टंग है। देखें, किसी भी आप चले जाएं, माहौल में चले जाएं, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में चले जाएं, सियासी हल्कों में, गैर सियासी हल्कों में चले जाएं, ये तो बहस है ही नहीं है हमारी, सिरे से बहस है ही नहीं है कि कोई -1 का फार्मूला एज वी स्पीक कोई कंसिडर हो रहा है किसी जगह पे। देखिए, जब कंसिडर हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं से आपको भी, मुझे भी और राना एहसान जैसे नौजवान जो ज़हीन है माशाल्लाह, इनको भी पता चल जाता है। ऐसी बात तो पीटीआई के लोग, पीएमएल के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग भी बाकायदा में बताते हैं कि ऐसी कोई मूव नहीं है, सिरे से मूव नहीं है। सर, पर खलबली क्यों है, एक बेचैनी क्यों है? देखें, बेचैनी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बेचैनी और खलबली इस वजह से है कि जो शुरू में एहसान बात कर रहे थे ना, कि गवर्नमेंट का काम होता है कि वो बाई पार्टिजान तरीके से हाउस को चलाने की बात होती है। आप आज भी 2 साल होने के बावजूद भी पीटीआई के लोग अपोजिशन में लगता बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर, हर तकरीर अपोजिशन के लीडर की लग रही होती है, जो मेरा नहीं ख्याल के कोई मुनासिब एक तासुर देती है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से बैक टू बैक चीज़ों का फेलर हो जाना, और फिर यह कि बजट के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जी ठीक, अमादर साहब कहते हैं कि जी बताएं, बजाय इसके कि खराज तहसीन पेश किया जाता कि हमने तो 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया, और ये कि 900 अरब के टैक्स लगने थे। लेकिन आप देख लें कि उन्होंने क्या किया है,
आज भी ड्यूटीज जो है ना वो रिवाइज की गई हैं, कुछ आइटम की अच्छा खासा पैसा निकाला गया उसमें से। इसी तरह आपने देख लें 300 रुपया का वो कहते हैं कि पेट्रोल का एक बॉम्ब फेंका गया वो है। और आने वाले दिनों में ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इस टाइम लगते रहेंगे, हुकूमत अपना रेवेन्यू ऐसे ही पूरा करेगी, मिनी बजट भी आएंगे। सर वो एग्जैक्टली तो यही मेरा आपसे सवाल था कि हुकूमत अब अपना रेवेन्यू पूरा किस तरह करेगी। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर बात करूंगी कि किस तरह से अब पॉसिबल होगा हुकूमत के लिए टैक्स को इकट्ठा करना। यहाँ पे अब ब्रेक का वक्त है, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि रेवेन्यू इकट्ठा करेगी छोटे छोटे बम गिराकर हुकूमत आवाम पर, तो ये तो वो वाली बात हो गई, कान को दाएं जानिब से पकड़े या बाएं जानिब से। एट द एंड मुश्किलात तो आवाम के लिए हैं। देखिए मुश्किलात तो आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी अल्लाह माफ़ करे। जिस तरह कोरोना वायरस के हवाले से आप देख लें कि जो इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है बैठ गई हैं, तो हम तो ज़ाहिर है हमारा तो आधे से ज़्यादा बजट फंड ही बाहर से होता है। और रिजल्टेंटली आप देख लें हमारा ख़ास तौर पे एक्सटर्नल सेक्टर, अगर बाहर से पैसा ना हो, $22 बिलियन चाहिए इस मौजूदा माली साल जो अब 30 तारीख को शुरू होगा, 30 के बाद यानी नए माली साल में, वो कहाँ से आएगा? इनफ्लोज कम हो गए हैं, आउटफ्लोज ज़्यादा हो गए हैं। जो स्टॉक मार्केट में आपने देखा हॉट मनी आया भी था, 3.7 बिलियन डॉलर आए थे, उसमें से 3.1 बिलियन डॉलर वापस चले गए हैं, 600 बिलियन के करीब रह गए वापस। तो इन हालात में अब आपने देखा कि डिस्काउंट रेट 1% कम भी कर दिया, 7% भी कर दिया। इसके बावजूद आप देख लें कि मामलात ख़राब हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि हुकूमत ने 3 दिन पहले ही तेल की कीमतों को जो बढ़ा दिया है, वो कहा जा रहा है, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो एक विंडफॉल गेल डबल जो है ना वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दिया गया। अगर जो हुकूमत यही कहती है कि नहीं अगर ना करते तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात होनी थी। अहम सवाल ये है कि हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर। जो कहा जाता है कि जो अपने पार्टी के एक्सपर्ट होने चाहिए वो नहीं है, बाहर से लोग लाए गए हैं, वो जिस तरीके से अपनी मनमानी करवा रहे हैं। वो पहले असद उमर साहब थे, उनको हटाया गया, अब उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन भी दी गई है, लेकिन मामलात कोई और देख रहा है, अनइलेक्टेड लोग देख रहे हैं। अल्टीमेटली जिस तरीके से आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि जी पूछा जाए कि ये 6,000 से 30,000 कर्जा कैसे हो गया। और भाई 10,000 अरब रुपए का कर्जा तो आप ले चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि 2024 में ये पाकिस्तान का कर्जा 45,000 अरब हो जाएगा, वो पीटीआई की हुकूमत में होगा। तो सवाल इस वक्त यह है कि डिलीवरी वो नहीं है, कारकर्दगी नहीं है। अदारे जिस तरीके से जिस तरह कहा जाता था उनको फाल बनाया जाएगा, प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा, वो नहीं है। और जिस तरीके से रिफॉर्म की बात थी, चाहे पुलिस को रिफॉर्म करना है, सिविल सर्विस को करना है, एफबीआर को करना है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को करना है, वो कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत के पास कुछ नहीं है फॉल बैक करने के लिए सिवाय इसके कि बैक टू बैक टैक्सेस लगाए। अब लगाएगी तो ज़ाहिर मुश्किलात होगी। पेट्रोल पंप गिरने से आप ही देख लें कितनी ज़्यादा इजाफा हो गया महंगाई में। तो हुकूमत के लिए तो परेशानी है। लेकिन एक चीज़ जो जिसका जवाब मैं चाहूँगा -1 के हवाले से एहसान भी ज़रूर बात करें। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक ऐसी कोई बात है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इनको हटाने का ऑप्शन नहीं है। पार्टी के अंदर आप 3-4 लोग हैं, कौन है, अब कौन बात सुनेगा? शाहमद कुरैशी की कौन बात सुनेगा? वो कल पार्टी में आए हैं, 2006 में असद उमर साहब आए हैं, चले वो बुनियादी तौर पे पार्टी के आदमी पुराने हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बेचैनी है। कहा जाता है जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। एहसान साहब, आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे? ऑपोजिशन की जानिब से कहा तो जा रहा है कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं है कि हुकूमत को गिराने की बातें की जा रही हूँ ऑपोजिशन के अंदर, तो फिर किस तरह से क्या लाया अमल होगा? देखें, फंडामेंटल फैक्ट क्या है? पब्लिक परसेप्शन ये कहती है कि ये सिलेक्टेड हैं। अब इन्होंने आके क्या किया, उसके मुताबिक तो इनको फुल सपोर्ट है और एक हाइब्रिड निज़ाम है जहां कुछ 40 से 50 लगभग ऐसी पोस्ट्स हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के जो हैं पर्सनल उनको चला रहे हैं। लेकिन इस सपोर्ट के बावजूद आपने देखा कि यहाँ दहशतगर्दी भी ख़त्म हो चुकी थी, इस मुल्क में लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ LNG की शॉर्टेज भी ख़त्म हो चुकी थी और फॉरेनर भी आ गया था, CPEC का प्रोजेक्ट भी इनरोल था। तो इनके लिए सिर्फ सवाए करंट अकाउंट डेफिसिट के और कोई इशू नहीं था। लेकिन इस सपोर्ट के बावजूद, 1 पेज के बावजूद आपने देखा कि शुगर की स्कैंडल आ गया, वीट का स्कैंडल आ गया,
गया, मेडिसिन 200% बढ़ गई, मेडिकल स्कैंडल आया, पेट्रोल का इतना ज़बरदस्त स्कैंडल आया कि दुनिया के अंदर जो था वो गलट था पेट्रोल का, वो कहते थे मुफ्त ले जाओ, और यहाँ शॉर्टेज हो गई। और फिर इन्होंने एक इसके ऊपर बजट पे बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल के बजट में उन्होंने 460 अरब रखा है लेवीज़ की सूरत हाल में। इसका ये मतलब है कि ये बाय प्लानिंग बनाया गया, इसमें जो प्राइस इंक्रीज़ की, अगले पूरे साल ये जो अपना जो लेवी है वो 30 रुपए से ऊपर लेके जाएंगे। लोकिस्ट का अटैक हुआ, उसको किस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगातार 2 साल से मनफी चल रही है, डॉलर को 2 साल गुजर गए हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाए। फवाद चौधरी ने जो बम फाड़ा आपके सारा सामने है, मिडल ऑफ द IMF डील, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ होगा कि आधी डील एक फाइनेंस मिनिस्टर ने की फिर दूसरी ने की। मसला फंडामेंटल ये है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही। अब अगर पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है तो ये ऐसे चलता रहेगा, और नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, और मसाइल बढ़ जाएंगे, और डेट चढ़ जाएगा। अब ये पूरी कौम को सोचना है, ख़ास तौर पे जो हमारे जो जिनको हम कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग फोर्सेस हैं, या जिनसे हम डस गए, या जो जिन्होंने हमें ज़्यादा पसंद नहीं किया जबकि मुल्क तरक्की की राह पे था, तो उनको सारे स्टेक होल्डर्स को जो है हुकूमत चलाने का हिस्सा है पाकिस्तान में, उनको सोचने की ज़रूरत है कि निज़ाम को हमने इसी तरह चलाना है, इस तरह चला के क्या पाकिस्तान बच पाएगा। ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये एक एहसान, आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं एहतशाम साहब? एहसान, मैं ये कह रहा था कि आप कहते हैं कि हमें जो को पसंद नहीं कर रहा, 30 साल तक उन्होंने आपको पसंद किया, 20 साल तक पंजाब में आपको पसंद किया, ये तो ना कहे ना आपको, मतलब सारी सियासत ही आपकी रूलिंग फैमिली की, और हमने हर टेन्योर में, और हमने हर टेन्योर में परफॉर्म किया, हमने हर टेन्योर में पसंद किया। देखें, मसला यही है पाकिस्तान का। अगर आप मेरे से सबसे बड़ा मसला पूछें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं कहूँगा जो यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आपस में पावर स्ट्रगल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कि हमें पता ही नहीं है कि अदारों का दायरा कार किधर है, उनके क्या मैंडेट हैं, और उन्होंने उस दायरा कार में काम करना है या उससे बाहर रह के काम करना है। तो ये जब तक कन्फ्यूजन नहीं ख़त्म होती कि जमहूरी हुकूमतों की क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं, और ये डिसाइड हो जाए, मिलके बैठ के डिसाइड कर लें कि कैसे आगे निज़ाम को चलाना है। क्योंकि ये निज़ाम जो कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, 1 पेज निज़ाम जिसको बकौल कहा जाता है, फुल सपोर्ट मिली हुई है, ये फेल हो गया। अवाम 50, आप देखें कि पाकिस्तान 50% पॉवर्टी लाइन में चला गया है, 50% पाकिस्तानी। ये बहुत बड़ा मसला है, और ये पिछले 28% से आप 50% पे चले गए। देखिए एहसान, जो हमारी मेहनत थी, जो हमारा एफर्ट था, 5 साल जो हम मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जो तरीकाकार है मुल्क में तय हो जाना चाहिए, जो अदारे हैं उनके दरमियान तय हो जाना चाहिए कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या पावर है, हर अदारे को अपने डोमेन में रहना चाहिए। तो सवाल तो यही है कि आप देखें ना, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान हुआ था 2006 में लंदन में, मरूमा बिस भुट्टो और नवाशी साहब के दरमियान, उसमें क्या था? यही था कि जी आज के बाद हम किसी सूरत में भी हम नहीं अपना जाएंगे फौज के पास, या जो अदारे ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है सियासत से, उनके पास नहीं जाएंगे। आपने देखा बीबी मरूमा चली गई, उनके मामलात किस तरीके से मुशर्रफ साहब के साथ तय हो गए थे, उन्होंने जिस तरीके से डिफाई किया इस मामले को, इससे हटे माहदे से। इस तरह उसके बाद भी आप देख लें कि आपकी पार्टी के लोग भी जब भी मौका मिलता है, शहबाज शरीफ साहब हो, चोई निसार साहब हो, जिस तरीके से फॉर्मर आर्मी चीफ, आप सेनेट का इलेक्शन देख लें, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन देख लें आप, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, ये हमें सीखना पड़ेगा अपनी तारीख से, और हमें इसके ऊपर जो है वक्त भी देना पड़ेगा, और हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि मामला जिस तरह चलते रहे हैं उस तरह आगे नहीं चल सकते। और ये सेटअप तो जो है मैं नहीं समझता, देखें अवाम का एतमाद जब तक बिजनेस कम्युनिटी का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद ही ना हो हुकूमत पे, और एतमाद कैसे बनता है कि हुकूमत डिलीवर करती है अपने प्रोमिसेस पे। यहाँ तो हमें यू टर्न पे यू टर्न नज़र आ रहा है। तो ये देखें, एतमाद के बगैर, ट्रस्ट के बगैर प्राइवेट सेक्टर हो गया, SME सेक्टर हो गया, कुछ नहीं चल सकता। ये जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलेगा या उससे खराब होता जाएगा। मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपसे एग्री करता हूँ, और परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। और आज जो आप देख लें, मेरा ख्याल है जो बॉम्बशेल गिरा है, आप यूरोपियन यूनियन ने 6 माह के लिए PIA की फ्लाइट्स मुअत्तल कर दी हैं पूरे यूरोप में। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हजीमत की बात, एम्बैरेसमेंट की बात नहीं हो सकती।
और आप देख लें कि फिर अब मैं देख रहा था वियतनाम की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो एयरलाइन है उसमें PIA उन्होंने उनको ऑफलोड कर दिया है, ग्राउंड कर दिया उनको कि आप जहाज नहीं चला सकते। इसी तरह कुछ और एयरलाइन भी हैं। देखिए परसेप्शन तो बहुत ख़राब हुआ। हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जी हमने ये तैयारा के जो हादसे की रिपोर्ट हमने पेश किया है, हमने बड़ा को अच्छा काम कर दिया है कि जी जिस तरीके से हमने कह एक्सपोज दिया किया, 140 और 160 के करीब लोग जाली लाइसेंस के साथ थे। भाई आपको इन हाउसेस को देखना चाहिए था। आप सड़क पे आकर अपनी डर्टी लिनन जो है ना साफ कर रहे हैं, आप बैठ के फैसला करते क्या करना चाहिए। कोई इन हाउस को तरीका एक सवाल के निशान हो गया। एहतशाम साहब, इस तरह से भी बात की है एहसान साहब ने कि हमें मालूम होना चाहिए किस इदारे का क्या काम है, इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी नून लीग जिस तरह से एक मौक़िफ़ पर है, तो अभी रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आया था, वो तो ये कह रहे थे कि मुझे बुलाया गया था, मैं आया हूँ, और मुझे तो ये भी कहा गया था कैबिनेट रेडी है आपकी, सब कुछ रेडी है, आपने सिर्फ आकर संभालना है। देखिए वो उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। जो सुहेल वड़ाइच साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद फिर उनका एक और इंटरव्यू भी हुआ था सलीम साफ़ी के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने ऐसे बात नहीं की थी जिस तरीके से पेश किया गया। लेकिन अब देखें वो प्रिंट मीडिया नहीं रहा कि आप अपनी बात छुपा सकते हैं। अब तो आप देख लें टेलीविजन फ़ौरन दिखा देता है। अभी फवाद चौधरी साहब ने यही बात की थी जब उन्होंने कहा था कि जी किस तरीके से पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए, जहांगीर तरीन को किस तरीके से असद उमर ने निकाला। असद उमर जब अथॉरिटी में आए, जहांगीर तरीन को उन्होंने निकलवा दिया। उन्होंने कहा देखिए जी मैंने तो ये नहीं कहा, तो बार बार टीवी पे उनके बयान चल रहे थे। इससे तो आप भूल ही जाएं कि कोई ये कह सकता है बयान दे दिया जैसे बाद में कह देते हैं सयाको सबाक से हट कर दिया गया। अच्छा तशाम साहब, एक और आज का जो अहम इशू जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, अब जिस तरह से आज अली जैदी के बयान पर हंगामा बर्पा हो गया, फिर पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर साहब ने कोट उतारा, एग्रेसिवली सामने आए और कहा कि अगर लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। डिसाइडेड के वो पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं या PTI के हैं, हम जमात को साइड पर रख देते हैं। क्या इस तरह का रवैया पाकिस्तान को इस क्रूशल टाइम में गवारा करता है? देखें ये डेस्परेशन क्यों है। अली जैदी साहब का ये दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जो है ना ये इन दिनों में आया है। कराची में उन्होंने 2 दफ़ा पहले भी उज़ैर बलेस के बारे में बात की थी और पीपल्स पार्टी का नेक्सस साबित किया था। 140 लोग कहते हैं उन्होंने मारे हैं और जिस तरीके से वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की पूरी आशीर्वाद उनको हासिल थी। ये सारी बातें बड़े वाज़ेह तौर पे वो कर रहे होते हैं। अब वो कराची में बैठे हैं। कराची की सियासत मारिया कुछ इस तरह की है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ आप देख लें एक बड़ा जिसको कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। लव तो खैर नहीं है, हेट ही हेट इस वक्त नज़र आ रही है। और जिस तरीके से आपने देखा कि वो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस को टैकल करने के हवाले से लेके जिस तरीके से मामलात आगे चले गए हैं, यहाँ तक चले गए हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मतलब बहुत बड़ी बात की है कि जी हम तो फेडरेशन के ब्याह पे जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं हम करने बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है साबित कर रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। और ये जिस तरीके से मामलात को टैकल करने की कोशिश कर रही है हुकूमत कराची को और सिंध गवर्नमेंट के साथ, मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं हो रहा। और फिर ख़ास तौर पे आप देख लें अजीज जैदी जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। कल आपने देखा कि 2 लोगों के दरमियान झगड़ा होते होते रह गया पार्लियामेंट में, फवाद चौधरी साहब के दरमियान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान, और आज इस तरह का वाक़या हुआ। बड़े तअम्मुल वाले आदमी हैं, हमने देखा इस लिहाज से का नवीद कमर साहब। और ये बैक टू बैक इन्होंने कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अली जैदी ने और इस तरह की बातें की थी। पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे तो आप एक दूसरे को भले टारगेट करें, लेकिन वो कहते हैं कि मामलात को चलाने के लिए भी आपको कोई हिकमत अमली देखनी पड़ेगी। ये सिंध आपका एक फेडरेटिंग यूनिट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरीके से रोज़ाना बयानबाजी करके मेलाइन करके और एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन हो रहे हो। ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और ठीक है ये एक इख्तलाफ पैदा हुआ कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में और अब बढ़ता चला जा रहा है। मेरा ख्याल है अब प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस पर मीटिंग दें, वो CCI की मीटिंग बुलाएं और जो इख्तलाफी मामलात हैं सिंध के साथ तय करें। लेकिन जिस तरीके से आके अली जैदी साहब को रात का ये मामला हुआ, अब देख रहे हैं इजलास आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, फिर कहा जा रहा है 2 दिन बाद फिर एक इजलास रिकन्सिल किया जाएगा। वो फिर हमने देखा कि ओपोजिशन की पार्टियां जो है ना हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। लेकिन टोटली अनकॉल्ड फॉर था, ये बात तरीके से की जा सकती थी। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में प्रोवोक नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त की जरूरत है इस वक्त हमारे अंदर, पेशेंस। इसी पर मैं ब्रेक के बाद कमेंट लूंगी। एहसान साहब का भी नाज़रीन साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एहसान साहब, आपको जाने पाऊंगी कब बदलेगा ये रवैया? हम देखते हैं हर दूसरे दिन कभी नून लीग की पीपल्स पार्टी से लड़ाई हो रही होती है, कभी पीपल्स पार्टी की पीटीआई से। मतलब अब हर रोज जो अरकान हैं वो एक दूसरे में गुत्था मगुत्था होते हैं। क्यों? ये रवैया कब खत्म होगा? देखें, इसके लिए ना आपको साइकोलॉजी को जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर उसके रेफरेंस से बात करनी पड़ेगी। जब परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप लड़ाई झगड़ाई कर सकते हैं। हुकूमत के पास तो इतना टाइम नहीं होना चाहिए इल्ज़ामात लगाने के लिए। हुकूमत को तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए है और उन अदारों को जो है वो उसके सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि हुकूमत जो है वो मीडिया ट्रायल भी करती है। जिस तरह शहजाद अकबर साहब को आपने कई दफ़ा देखा कि वो मीडिया को बुला के इल्ज़ामात की जो है वो बारिश करते हैं और फिर जब नैब में केसेस जाते हैं वहाँ से बेल्स मिल जाती हैं और वहाँ एविडेंस ये जो नहीं जो है वो सामने ला सकते। तो अली जैदी साहब के पास अगर इतने शवाहिद हैं तो केस बनाएं, खामोशी से बनाएं। यहाँ यही तो पॉइंट है कि जब आपकी परफॉर्मेंस ही ना हो फिर आपके पास लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। अगर आगे मैं एक जो है पेशेन गोई कर रहा हूँ कि अगर पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस और ख़राब होगी, लड़ाई झगड़ा आप और ज़्यादा देखेंगे, आप और ज़्यादा एग्रेशन देखेंगे हुकूमत के अंदर, क्योंकि फिर उनको कुछ तो आवाम को दिखाना है। फिर वो हमें वो अपोजिशन को गंदा करके जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीटीआई को ये बात समझ आ जानी चाहिए है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी बचत नहीं है। ये सारे जो इल्ज़ामात हैं जो भी लगाएं, अगर उनमें एज्यूम कर लेते हैं कोई हकीकत है, आप केस बनाएं और प्रोसीड करें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप नेशनल असेंबली के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएं। जब वो केस बन जाएगा और एविडेंस आ जाएगी तो पूरी दुनिया देख लेगी। लेकिन ये एजेंडा नहीं है। एजेंडा सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना है, ऊंची आवाज़ में, बुलंद बाला आवाज़ में नेम कॉलिंग करके, इल्ज़ामात लगा के, और यही चलता जा रहा है। और यही वजह है कि हमारी नेशनल असेंबली नहीं चल रही और ये नहीं चलेगी अगर यही रवैया हुकूमत का रहेगा। तो मेरा तो इसमें दूसरा, मैं एक पॉइंट वो जो पायलट्स के ऊपर था मैं बात करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अगर बेज़ाब्तियाँ थीं तो उनको हेड ऑन लेना चाहिए है, फेस करना चाहिए है। लेकिन यहाँ भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। अपने इंजीनियर्स को, पायलट्स को डिस्क्रेडिट कर दिया पूरे मुल्क के अंदर, पीआईए को डिस्क्रेडिट कर दिया। खामोशी से इंक्वायरी करते, हल करके, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके फिर अनाउंस करते। क्या ये मुमकिन नहीं था? क्या इसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था? मैं समझता हूँ बिल्कुल किया जा सकता था। लेकिन यही कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस का फ़र्क है जो आपको आगे भी नज़र आएगा। ये एक दफ़ा नहीं होएगा, 200 दफ़ा आगे होएगा। क्योंकि जब टीम ही नहीं है, जब कंट्रोल ही नहीं है, आधी चीज़ें कोई और चला रहा है, आधी चीज़ें आप चला रहे हैं, तो फिर यही कुछ होगा। ठीक है एहतशाम साहब, आपको जाने पाऊंगे जिस तरह से आज अली जैदी साहब ने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जेआईटी में कहा गया है कि उज़ैर बलोच को फरियाद तारपुर हिदायत देती थी, उनको आसिफ अली जरदारी हिदायत देते थे और उन्होंने एक तरह से दहशतगर्दी का आगाज़ पीपल्स पार्टी पर भी लगा दिया है। आप इन तमाम इल्ज़ामात को अब इसको इल्ज़ामात कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? क्योंकि केस तो उस पर भी कुछ रेडी हुआ नहीं है, तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, उज़ैर बलोच पे जिस सीरियस नौयत के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और जिस तरीके से वो मुल्क से बाहर से उनको फिर बाहर से लाया गया, गिरफ्तार करके लाया गया, वो कहा जाता है कि 125 के करीब लोग जो हैं इल्ज़ाम है उन्होंने लोगों को कत्ल करवाया था। और कनाइमंस पीपल्स पार्टी के साथ भी लोग इल्ज़ाम ओपनली लगाते हैं। कहा जाता है कि वो, जैसे अभी आप कह रही हैं, फरयाल तारपुर साहिबा भी और जरदारी साहब भी और कुछ और लोग भी जो है ना वो कहते हैं हिदायत देते थे और वो उनके कहे बगैर कुछ नहीं होता था। लिहारी गैंग वॉर वो सारा का सारा पुराना, अगर आप पीछे चलें तो आपको नज़र आएगा कि कोई डेफिनेटली था जो इस तरह के इशारे दिया करता था। और उनकी अशीरबाज से ही हमने देखा उज़ैर बलोच जो है इतना बड़ा, जिस तरीके से उसके हाथ पाँव फैला दिए गए और कत्ल वारत का सिलसिला किया गया, अपने ओपोनेंट्स को टारगेट किया गया, रास्ते से हटाया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि एक वो तो माजी है, वो हुआ। आपने आज भी देख लें, 2 साल हो रहे हैं, कोई केस बनाया, उनके खिलाफ केस बनाए, जैसे एहसान बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह नैब के वाले से जो बातें आती हैं, शेख रशीद साहब आए दिन बातें करते हैं। आपने देखा कि रमज़ान में कहते थे ईद के बाद नैब विकेट के दोनों तरफ खेलेगा और वो जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर नैब के चेयरमैन ने भी ये कहा था कि जी अब जो है ना, मैं हुकूमती लोग जो है ना, इशारा दिया था, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनके खिलाफ भी केसेस तो है ना। अब मालूम जब्बा केस है, परवेज़ खट्टर साहब पे भी इल्ज़ामात हैं, महमूद खान मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं,
उन पे है, अलीम खान साहब हैं, इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं, ठीक है। अब सवाल तो ये है कि भी उनके केसेस आप क्यों नहीं लेके जा रहे, उनको भी तो आप परसू करें, उनकी इंक्वायरी जो है ना क्यों नहीं बदलती इन्वेस्टिगेशन में, और फिर रेफरेंस, आज तक वो आप रेफरेंस नहीं लेके गए, अभी भी तो आपने कोई रेफरेंस तैयार नहीं किया। तो सवाल तो ये है कि जब आप इस तरह नहीं करेंगे तो इल्ज़ाम तो लगेंगे। फिर आप लोग कहते हैं कि जी एक पैरेलल सिस्टम आपने अदालती खड़ा कर दिया लेके। अदालत सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बरहमी का इजहार करती है मारिया नैब के ऊपर कि आपने सिवाय लोगों की पगड़ियां उछालने के कुछ नहीं किया, तो उसमें तो वजन लगता है ना। जब फिर आप केसेस आपने कितने, अब आप बेशक कहते रहे कि जी हमने 250 रुपया जो है ना वो लोगों से दिलवाया जो करप्ट प्रैक्टिसेस में थे, प्ली बार्गेन करके। तो सवाल तो यह है कि भी आप फिर ये तो है कि एक बंदा, हमारे यहाँ ये शिक इसमें डाली गई ऐसी कि भी ठीक है आप थोड़े पैसे दे के वो बंदा जो है ना वो जमानत पे क्या बाहर ही निकल आता है हमेशा के लिए। सवाल ये है कि सिस्टम को आपने रिफॉर्म करना है, तो मेरा ख्याल है जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी कहती है उसके मुताबिक होगा। और ये सिलेक्टिव जस्टिस की बात या जो मौका दे रही है हुकूमत ये कहने का कि जी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपने ओपोनेंट्स को ऑन कर रही है, तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि वो केसेस जिसमें हुकूमती लोग इन्वॉल्व हैं, MNAs MPAs हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर के लोग हैं, उनके ऊपर भी केसेस चलने चाहिए, ताकि ये वाकई को अक्रॉस द बोर्ड बात होती है कि जी अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल एहतशाम साहब, मैं इसी पर लास्ट 1-2 मिनट रह गए, मैं एहसान साहब से कहूँगी वो इस पर ज़रा कमेंट कर दें। देखिए, मैं समझता हूँ एहतसाब होना चाहिए, सख्त होना चाहिए है, उससे किसी भी ऐसे बंदे को जो करप्शन में शामिल है या मुलव्वस है उसकी बचत नहीं होनी चाहिए, और हमारी पूरी पार्टी की ही यही पॉलिसी है। लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछाली जानी चाहिए। अगर हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर आपके पास केस है तो क्यों 12 महीने गुजर गए हैं आप रेफरेंस नहीं दायर कर सके? एहसन इकबाल साहब को आपने किस चक्कर में 1 महीने के लिए जेल में डाला और किस तरह ड्रामा किया? अगर सनाउल्लाह जो है वो ड्रग स्मगलिंग के अंदर शामिल था तो वो पूरी आवाम के सामने सच जो है वो सामने आ गया, हकायक सामने आ गए कि किस तरीके से एक मजाक बनाया गया पूरी उस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का, एक मिनिस्टर ने कस्में खा खा के। आप अगर आपके पास सबूत हैं आप खामोशी से अपनी कार्रवाई करें, आप बावेला किस चीज़ का मचा रहे हैं, और अक्रॉस द बोर्ड करें, नज़र आए, अवाम का परसेप्शन चेंज करें कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अकाउंटेबिलिटी की भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और मैं समझता हूँ फिर से कि इन सारे मामलात पे जब तक हम नहीं बैठेंगे, जब तक सारे वो स्टेक होल्डर्स जो पावर शेयरिंग के अंदर शामिल हैं वो नहीं बैठेंगे और आगे का लाएमल नहीं बनाएंगे, तो जो 72 साल पाकिस्तान में होता रहा है वही होता रहेगा या उससे बदतर होता रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आज शो के लिए आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारी यही कोशिश है कि, और अवाम भी ये चाहती है, तमाम सब लोग यही चाहते हैं कि जो भी एहतसाब हो, जिसका भी एहतसाब हो, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए है। और इसके साथ साथ अवाम की भी यही उम्मीदें होती हैं कि अगर एहतसाब क्रॉस द बोर्ड हो तो ही आगे मामलात चल सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।